सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों को मेरा वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हमारे यूट्यूब चैनल पर इस समय हिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है और हिस्ट्री के तहत मैंने पहले ये कहा था कि हम कुछ ऐसे विषयों को भी उठाएंगे, जाने अनजाने विषयों को भी जरूर उठाएंगे जो आयोग पूछता तो है ही, साथ में आपके लिए जानना बहुत आवश्यक है। इसे इस रूप में भी नहीं देखा जाना चाहिए कि जैसे विषय से हटकर अलग कोई बात है, ये विषय का ही बात है। और आयोग के जितने भी प्रश्न हैं, आजकल आप देखें नए प्रश्न भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं और नए प्रश्नों को पढ़ने के लिए हमें अपने ऐसे भी चीजों को पढ़ना पड़ेगा जो हम भले ही वो चर्चित ना हो या कम चर्चित हो, उन्हें भी जानने की आवश्यकता है। यानी हमें ऐसे शब्दों को बड़ा विस्तार से पढ़ना पड़ेगा, इन फॉर्म ऑफ एक्सटेंसिव, विस्तृत अध्ययन करना पड़ेगा जो जिनको हम छोटे रूप से जाने। जैसे हम अगर बात करें मौर्य साम्राज्य की, मौर्यन एम्पायर की बात करें अगर, तो हम देखेंगे, हम ये जानते हैं कि भाई मौर्य एम्पायर की स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन यूनानी इतिहासकार आया था? तो मेगास्थनीज। उसने क्या लिखा? इंडिका। इवन सिविल सर्विसेज तैयारी करने वाला स्टूडेंट भी चंद्रगुप्त मौर्य को यहीं तक जानता है और जानने का प्रयत्न करता है। वो सोचता है कि हम पूरा, चाहे वो प्री का मैटर हो चाहे वो मेंस का मैटर हो, हम अशोक को जान लेंगे, अशोक की धार्मिक नीतियों को जान लेंगे, मौर्य साम्राज्य का प्रशासन हम जान लेंगे और अब पूरा हमें समझ लेंगे कि मौर्य साम्राज्य हो गया। लेकिन क्या हमने ये सोचा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने उस बड़े साम्राज्य की स्थापना की, जितनी भूमि को चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता उतना ही आने वाले दिनों में मुगल सम्राट अकबर नहीं जीत सका और ना ही अंग्रेज उतनी भूमि जीत सके। तो क्या हमने कभी सोचा कि इतने बड़े साम्राज्य का निर्माता चंद्रगुप्त मौर्य कैसे इतने बड़े राज्य की स्थापना, इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना किया? भारत के पहले अखिल भारतीय साम्राज्य का निर्माता, जिस अखंड भारत की संकल्पना हम आज अपने मन में सजोए हुए आगे बढ़ रहे हैं, उस अखंड भारत की संकल्पना को भारत की धरती पर पहली बार केवल और केवल अगर किसी ने साकार किया तो वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। जितनी भूमि मैंने भी बताया, जितनी भूमि चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन किया, जितनी भूमि पर, जितना भूमि उन्होंने भारत का एकीकृत किया, शायद उतना मुगल सम्राट अकबर भी नहीं कर सका और अंग्रेज भी नहीं कर सके, जो अपने आप को भारत के एकीकरण का दंभ भरते थे, जिन्होंने यह दावा किया था कि भारत में राष्ट्रीयता का आगमन तब हुआ जब अंग्रेजों ने भारत का एकीकरण किया। ऐसे ब्रिटिश अंग्रेजों को यह देखना चाहिए कि उनसे बहुत ज्यादा भूमि का एकीकरण अगर पहली बार भारतवर्ष ने किया, अगर भारतवर्ष में किसी ने किया तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। यानी कि भारतीय पौराणिक ग्रंथों में जिस चक्रवर्ती सम्राट की संकल्पना वर्णित है, भारत के पौराणिक ग्रंथों में जिस चक्रवर्ती सम्राट की संकल्पना वर्णित है, अगर उसको पहली बार भारत की धरती पर किसी ने उतारा या उस स्वप्न को साकार किया तो चंद्रगुप्त मौर्य ही थे। भारत के पहले चक्रवर्ती सम्राट, अफारगाटन एम्परर, ठीक है ना, एक ऐसा सम्राट जिसको भुलाया नहीं जा सकता और न भुलाना चाहिए। पढ़ाने के क्रम में लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य को बहुत कम महत्व दिया, चंद्रगुप्त मौर्य को एक किंवदंती बनाकर रख दिया, चंद्रगुप्त मौर्य को एक कहानी बनाकर रख दिया। मैंने देखा है बहुत सारे नाटक फिल्म बने हैं, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य केवल फिल्म या नाटक की संकल्पना या मात्र उन एक पात्र नहीं था, अपितु भारत के में लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को साकार करने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है ना, एक ऐसा व्यक्ति, एक जमीन से उठा हुआ व्यक्ति जिसने पहली बार भारत को मकदूनिया साम्राज्य से, यूनानी साम्राज्य से मुक्ति दिलाया, नंदों के घृणित अत्याचार पूर्ण शासन से
मगध और पूरे भारत की जनता को मुक्ति दिलाई, निश्चय ही यह श्रेय अगर किसी को जाता है तो चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। तो आइए भारत के इस ख्याति नाम सम्राट के बारे में जाना जाए। 322-23 ईस्वी के करीब चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठे, ठीक है ना। अब चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठे, लेकिन क्या बैठने तक की संकल्पना थी? क्या वो राजा के पुत्र थे? क्या वो मगध साम्राज्य के का जो सिंहासन पाए थे वो पैतृक आधार पर पाए? नहीं, इसके पीछे बड़ी लंबी कहानी है। सबसे पहले हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कुछ जाना जाए कि आखिर में चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश से संबंधित थे। देखिए, इतिहासकारों ने या बहुत सारे भारत के पौराणिक ग्रंथों में या ब्राह्मण ग्रंथों में उनके बारे में तमाम संकल्पना उकेरी गई है। बहुत सारे लोगों ने उनके बारे में, उनके जाति के बारे में अलग अलग संकल्पनाएं या अलग अलग विचारधाराएं दी हैं। उनमें ब्राह्मण साहित्य के बारे में अगर देखा जाए तो ब्राह्मण साहित्य उनको शूद्र कहता है। चंद्रगुप्त मौर्य को ब्राह्मण साहित्य शूद्र कहता है। बौद्ध और जैन ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय कहा गया है। और विशाखा दत्त कृत मुद्रा राक्षस, विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस जो किताब लिखा था, उस किताब में उनको वृषल कहा गया है। अगर सूत्र और वृषल शब्द का अगर उच्चारण देखा जाए, जैसा कि विशाखा दत्त ने दिया है या ब्राह्मण साहित्य ने दिया है, तो एक बात इन लोगों को ये जरूर आसानी से समझाना चाहिए कि चाणक्य वर्णाश्रम धर्म का बहुत बड़ा या कह लीजिए कट्टर समर्थक था। जहां तक कि चाणक्य का यह भी कथन है कि भले ही उच्च कुल में जन्मा व्यक्ति मतलब कमजोर हो या योग्य ना हो, तब भी निम्न कुल के योग्य व्यक्ति से भी बहुत ऊपर है। वर्णाश्रम धर्म का इतना कट्टर समर्थक किसी शूद्र को निश्चय ही अखिल भारतीय साम्राज्य का सम्राट नहीं बना सकता है। निश्चय ही तमाम लोगों के बारे में देखा जाए तो जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र कहा है, निम्न कुल में उत्पन्न है, उनके लिए एक शब्द यही अपने आप में एक जवाब पैदा कर देता है कि चाणक्य वर्णाश्रम धर्म के बड़े कट्टर समर्थक थे। और इस कट्टर समर्थक होने के कारण वो कभी भी किसी शूद्र को गद्दी पर नहीं बैठा सकते थे। प्रश्नतः ब्राह्मण साहित्य में उसको जबरदस्ती शूद्र क्यों कहा गया? निश्चय ही चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम चरण में जैन हो गया था। हो सकता है ब्राह्मण धर्म जो या मौर्य साम्राज्य के लगभग ज्यादातर बड़े महान जितने भी शासक हुए, उन्होंने ब्राह्मण धर्म को संरक्षण नहीं दिया। संरक्षण का मतलब उन्होंने अपने व्यक्तिगत रूप में नहीं अपनाया। संरक्षण तो उन्होंने दिया लेकिन व्यक्तिगत रूप में नहीं अपनाया। शायद इसी वजह से चिढ़ कर ब्राह्मण साहित्यों में उन्हें शूद्र कह दिया गया हो। विशाखा दत्त कृत विसल में भी उनको विशाखा दत्त कृत मुद्रा राक्षस में उनको वृषल कहा गया। वृषल निम्न कुल में उत्पन्न व्यक्ति। वृषल शायद उच्चारण तब भी हुआ है जब कोई व्यक्ति ने अलग धर्म को अपना लिया है। जैसे अपने जीवन के अंतिम चरण में चंद्रगुप्त मौर्य चूंकि जैन हो गए थे, जैन होने के कारण हो सकता है विशाखा दत्त कृत मुद्रा राक्षस में एक विधर्मी व्यक्ति को या गैर धर्म अपनाने वाले व्यक्ति को वृषल कहा गया हो। ये एक तमाम जवाब है, लेकिन एक सीधा साधा यही कहा जा सकता है कि वर्णाश्रम धर्म के समर्थक चाणक्य जो है वो कभी भी कट्टर समर्थक कभी भी एक शूद्र को अखिल भारतीय साम्राज्य का सम्राट नहीं बना सकते थे। इसके अलावा एक और भी चीज हमेशा याद रखना चाहिए कि भारत की धरती वर्णाश्रम व्यवस्था को मानती थी, जाति व्यवस्था को कभी नहीं मानती थी। जाति व्यवस्था जन्म पर आधारित था, वर्णाश्रम व्यवस्था कर्म पर आधारित था। कर्म से ही व्यक्ति ब्राह्मण होता है, कर्म से व्यक्ति क्षत्रिय, कर्म से व्यक्ति वैश्य एवं शूद्र होता है। निश्चय ही अगर भारत देश में क्षत्रियों के शौर्य और पराक्रम की बात आएगी तो निश्चय ही चंद्रगुप्त मौर्य एक प्रबल क्षत्रिय माना जा सकता है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो कर्म किए वह निश्चय ही छात्र धर्म के ही कर्म हो सकते हैं। तो मुझको लगता है कि चंद्रगुप्त मौर्य से महान क्षत्रिय की कल्पना भी नहीं की जा सकती।
ठीक है ना। निश्चय ही अगर हमारे देश के रणबांकुरे क्षत्रियों ने देश की समय समय पर रक्षा की, तो निश्चय ही चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अपने शौर्य और पराक्रम के प्रयोग से भारत की धरती को मकदूनिया या यूनानी साम्राज्य से मुक्त कराया। यानी भारत का पहला स्वतंत्र सेनानी अगर देखा जाए अपने बाहुबल और पराक्रम से, तो चंद्रगुप्त मौर्य ही थे। मगध की जनता को नंदों के घृणित और अत्याचारपूर्ण शासन से अगर पहली बार किसी ने मुक्ति दिलाई तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो क्षत्रिय तो कर्म वो कर ही रहे थे, ठीक है ना। तो निश्चय उनसे बड़ा क्षत्रिय कोई हो भी नहीं सकता, ठीक है। तो आपको एक विश्लेषण परक बुद्धि जरूर रखनी है, और आयोग आपसे विचारात्मक प्रश्न हमेशा पूछता है, तो निश्चय ही अपने विचार आयोग को जरूर बताने होंगे। हाँ, बहुत आक्रामक और क्रांतिकारी विचार ना बताएं, मध्यम मार्ग आपको अपनाना है। मध्यम मार्ग निश्चय ही यहां आपको, लेकिन मेरा मानना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में विशेषित अध्ययन हमें करना पड़ेगा। अब चंद्रगुप्त मौर्य का हमने तो जातिगत विश्लेषण कर लिया, जो जरूरी नहीं था लेकिन जरूरी है, क्योंकि कई बार एग्जाम में से देखा है मौर्यों के वंश उत्पत्ति के बारे में प्रश्न मेंस वगैरह में अक्सर पूछता है, या प्री वगैरह में पूछ लेता कि बौद्ध ग्रंथों में उनको क्या कहा गया, ब्राह्मण ग्रंथों में क्या कहा है, तो जरूर बताना पड़ता है। आइए अब जानने का प्रयत्न किया जाए चंद्रगुप्त मौर्य की पूरी कथा। चंद्रगुप्त मौर्य के अगर इतिहास को देखा जाए, प्रारंभिक जीवन को, क्योंकि हमने भले बता दिया कि इतने सन में वो गद्दी पर बैठे, लेकिन उसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है। अगर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानने का प्रयत्न किया जाए तो उनके प्रारंभिक जीवन से यह पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य नगर या पिपली वन के जो प्रमुख थे, मौर्य नगर या पिपली वन के प्रमुख के पुत्र थे, यानी वहां के शासक के पुत्र थे। और कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के जन्म के पहले ही वो किसी सीमांत युद्ध में मारे गए। यही कारण है कि उनकी माता जब वो गर्भ में थे, चंद्रगुप्त मौर्य जब गर्भ में थे, तो उनकी माता अपने प्राणों की और अपने पुत्र के प्राणों की रक्षा ही निमित्त वो पाटलिपुत्र आ गए। और कहा जाता है कि यहीं पाटलिपुत्र में एक गौशाला में उनका जन्म हुआ। नियति और भाग्य का यह खेल देखिए, भारत का पहला चक्रवर्ती सम्राट जब गौशाला में पैदा हुआ तो उनकी मां के पास उनके पालन पोषण के लिए धन नहीं था। यही कारण है कि सबसे पहले उन्हें एक गौपालक को बेचा गया, पालन पोषण के लिए एक गौपालक को बेचा गया, और उसके बाद गौपालक से एक शिकारी को बेचा गया। जब वो शिकारी के वहां जब अपना जीवन गुजार रहे थे, या बचपन में शिकारी के वहां थे, कहा जाता है उसी समय वहां से एक तक्षशिला के एक आचार्य नंदों के द्वारा अपमानित होने के बाद वो दुख से लौट रहे थे, और उन्हीं आचार्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को राजकीलम नामक खेल खेलते हुए देखा, ठीक है ना। और कहा जाता है कि वे आचार्य उसके राजकीलम और न्यायप्रिय शासन व्यवस्था को भले ही नाटक रूप में देख रहे थे, देखकर बड़े अभिभूत हुए। कहा तो यह भी जाता है कि जैसे ही वो जिस समय वो इस खेल को देख रहे थे चंद्रगुप्त मौर्य का, अब ये किदवंतियां भी हो सकती हैं, लेकिन चूंकि यहां जुड़ रहा है इसलिए जोड़ना पड़ रहा है। देखिए, भारत के इस ख्याति नाम और महानतम सम्राट के बारे में कथाओं की भरमार भी हो सकती है, और ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि सारी कथाएं गलत भी हों, ठीक है ना। इतिहास निश्चय ही पूरे रूप से अनुमान पर आधारित है, और एक भी अगर तथ्य अलग मिल जाता है तो पूरी इतिहास बदल सकता है, ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता के अभी तक लेख पढ़े नहीं गए, अभिलेख पढ़े नहीं गए, जिस दिन पढ़ लिए जाएंगे हो सकता है सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा इतिहास नया पढ़ना पड़े हम लोगों को, ठीक है। तो इतिहास अनुमानों पर आधारित है, तो कुछ कथाएं इसमें जरूर हमें जोड़नी पड़ेंगी, तभी वो रोचक हो सकता है, तभी हमारे लिए इंटरेस्टिंग होगा, और आप एग्जाम में भी लिख सकते, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ठीक है। आयोग आपका विषय से जुड़ाव और विश्लेषक परक क्षमता की जरूर आकलन करता है, और आपके पास ये अवश्य होना चाहिए। कहा जाता है कि उसी समय जब चंद्रगुप्त मौर्य का वो खेल चाणक्य देख रहे थे, उसी समय एक शेर
ने अटैक कर दिया। जितने बच्चे उसके साथ खेल रहे थे राजकीय नामक खेल, सब भाग खड़े हुए। चंद्रगुप्त मौर्य तलवार लेकर आगे बढ़ा और कहा जाता है कि वह शेर चाणक्य पर भी अटैक करने वाला था। चाणक्य के और शेर के बीच में चंद्रगुप्त मौर्य आ गए और अपने तलवार के माध्यम से बचपने में उस बाहुबली ने शेर को मार डाला। चाणक्य प्रश्न करते हैं, पुत्र तुम्हारे सारे मित्र भाग गए, तुम यहां क्यों ठहरे रहे? चंद्रगुप्त मौर्य जवाब देते हैं, मैं राजा बना था और राजा का कर्तव्य होता है अपने प्रजा की सुरक्षा करना, रक्षा करना, मैं कैसे भाग सकता था? चाणक्य इस छोटे से बालक की बात को सुनकर अभिभूत हो गए। चाणक्य को लगा भारत, अखंड भारत की संकल्पना के लिए जिस महानायक की मैं खोज कर रहा हूं वो निश्चय यही बालक है। पूछा कि भाई तुम्हारा नाम क्या है? बताए चंद्रगुप्त मौर्य है। कहे, उन्होंने ये भी बताया कि पूछा कि भाई तुम्हारे गुरु कहे हमारे तो कोई गुरु नहीं, हम तो अभी पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं। चाणक्य ने कहा, आज से मैं तुम्हारा गुरु, और चलो मेरे साथ तक्षशिला, वहीं पर तुम्हारा पूरा अध्ययन होगा और वहीं से हम तुम्हें पूरी शिक्षा दीक्षा तुम्हारी पूरी की जाएगी। और कहा जाता है कि चाणक्य अपने साथ चंद्रगुप्त मौर्य को तक्षशिला ले आए और यहीं तक्षशिला में चाणक्य ने पूरा अध्ययन और शिक्षण का काम चंद्रगुप्त मौर्य का पूरा किया। और इसी बीच अखंड भारत की संकल्पना और नंदों के द्वारा किए गए अपमान का बदला लेने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य के मन में वो बार बार भरते रहे। अब प्रश्न ये उठता कि चाणक्य लौट कहां रहे थे, कहां से लौट रहे थे, या अपमानित किसके द्वारा किए गए, जैसा मैं नंदों के द्वारा बोल रहा हूं। देखिए, कहा जाता है कि तक्षशिला के आचार्य के रूप में चाणक्य के मन में एक अखंड भारत की संकल्पना बार बार चल रही थी। और ये वही समय था जब सिकंदर के नेतृत्व में यूनानियों का आक्रमण भारत पर होने वाला था। लेकिन उस समय भारत का भले छोटे छोटे पश्चिमोत्तर प्रांत में शासक थे, लेकिन भारत का सबसे बड़ा जो शासक था, लगभग भारत की एक विशाल अगर भूमि पर किसी का शासन था तो वो नंद शासक धनानंद था। धन में आनंद लेने वाला धनानंद। कहा जाता है कि समुद्र की धाराओं में उसने अपना खजाना छिपा रखा था। धनानंद से मदद लेना आवश्यक था, तभी तो सिकंदर का विरोध किया जा सकता था भारत पर आक्रमण का। कहा जाता है कि जैसे ही चाणक्य धनानंद के पास पहुंचे मदद मांगने के लिए, कुछ ऐसी बात हो गई कि धनानंद नाराज हो गया और उसने अपमानित कर दिया और अपमानित कर सभा से बाहर भगा दिया। वहीं पर चाणक्य ने कसम खाया कि हम नंद वंश का नाश किए बिना अपनी चुटियां नहीं बांधेंगे, ठीक है ना। और वहीं से अपमानित होते हुए जब वो लौट रहे थे, तभी रास्ते में चंद्रगुप्त मौर्य मिला। कहा जाता है कि जब तक्षशिला में चंद्रगुप्त मौर्य शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, उसी समय भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ। और कहा यह भी जाता है, जस्टिन यह मानता है कि इस अध्ययन के दौरान एक बार चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर से भी मिले। सिकंदर से मिलने के दौरान चूंकि इनके अंदर एक देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति की भावना विद्यमान थी, जो अंग्रेज यह कहते हैं कि भारत में राष्ट्रीयता का आगमन हमारे बाद से हुआ, उनको उससे हजारों वर्ष पहले का चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास देखना चाहिए, जिन्होंने एक अखंड भारत की संकल्पना को पहले से ही मन में ही बचपन से ही अपने दिमाग में बैठाया था, ठीक है। यही कारण कहा भी जाता कि जैसे चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर से मिले, सिकंदर को कुछ उल्टा सीधा बोल दिया। सिकंदर ने आदेश दिया कि इसको पकड़कर मार डालो। कहा जाता जान बचाकर चंद्रगुप्त मौर्य वहां से भागे। जैसे ही सिकंदर भारत से वापस लौटा, कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने एक सेना एकत्र की, क्योंकि मैंने बताया था पहले से कि उनके मन में अखंड भारत की संकल्पना पहले से चल रही थी। ऐसा नहीं है कि चाणक्य के मन में कोई ये नवीन विचारधारा थी या चंद्रगुप्त मौर्य, ये दोनों लोग पहले से राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत थे, ठीक है ना। इसीलिए जैसे ही सिकंदर भारत से वापस लौटा,
उन्होंने कहा जाता है कि इधर उधर मतलब जंगलों गांवों से एक आम जनता की, आम सैनिकों लोगों की एक सेना बनाई और सिकंदर और उसके उपनिवेशों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। कहा यह भी जाता है कि इस युद्ध के दौरान ही ऊपरी सिंध का जो गवर्नर था फिलिप का, उसकी हत्या कर दी गई। ठीक है। और जैसे ही बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हुई, उसके बाद तो चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने यूनानियों द्वारा स्थापित, यहां पर उन्होंने जो अपना उपनिवेश स्थापित कर दिया था, छोटे छोटे अपने राज्य स्थापित कर दिए थे, उनके विरुद्ध भयानक विद्रोह छेड़ दिया। और कहा जाता है कि यहां पर स्थापित सिकंदर के सारे गवर्नरों और सैनिकों को उन्होंने समाप्त कर दिया, मार डाला और यहां से उनकी सत्ता उखाड़ फेंकी और सिंध और पंजाब का क्षेत्र यूनानियों से मुक्त करके वहां का एक छत्र, अर्थात मगध का सम्राट बनने से पहले चंद्रगुप्त मौर्य सिंध और पंजाब का शासक बना। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि मगध का सम्राट बनने के पहले चंद्रगुप्त मौर्य जो है सिंध और पंजाब का शासक था। सिंध और पंजाब के शासक के रूप में ही उसने मगध का अभियान किया था और नंदों की सत्ता समाप्त की थी। इस प्रकार यूनानी सत्ता को, मकदूनिया सत्ता को उखाड़ फेंकने का काम अगर पश्चिमोत्तर भारत से किसी ने किया तो वो चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने किया। यूनानी इतिहासकारों ने भी चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा, लिबरेटर कहा है। इतिहासकार जस्टिन लिखता है कि सिकंदर की मृत्यु के पश्चात भारत ने अपने गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका और अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस स्वतंत्रता का जन्मदाता सैंड्रो कोटस अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य था। देखिए, यूनानी इतिहासकार भी चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का स्वतंत्रता सेनानी मानता है, मुक्तिदाता मानता है, लिबरेटर मानता है। हम भारतीय अपने भारत के पहले स्वतंत्रता सेनानी को नहीं जानते और एक बार एक लफ्जे में पढ़ लेते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। उसके दरबार में एक यूनानी इतिहासकार आया था और वो क्या कहते हैं, यूनानी इतिहासकार आया था जिसने इंडिका नामक, मेगस्थनीज आया था जिसने इंडिका नामक ग्रंथ लिखा। इतना पढ़ के हम इतिश्री कर देते हैं। अरे इतनी महान गौरव गाथा का वर्णन एक शब्दों में मेरे अनुसार से करना उचित भी नहीं होगा। यही कारण है कि मैंने इस विषय को चुना और अलग से आपको एक विस्तृत रूप से, विस्तृत रूप से बता रहा हूं। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य शासक बना सिंध और पंजाब का। कहा जाता है कि सिंध और पंजाब तो उनके लिए मात्र एक पड़ाव था, अंतिम लक्ष्य तो था मगध की सत्ता से घृत नंद शासक धनानंद को समाप्त करना। लेकिन चूंकि अपने विजय, सिंध और पंजाब के विजय के केस में इतने ज्यादा उत्तेजित और उत्साहित चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य हो गए कि उन्होंने सेना एकत्र करके मगध के सीधे केंद्रीय भाग पर अटैक कर दिया, सीधे पाटलिपुत्र पर अटैक कर दिया। निश्चय ही दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य नंदवंश इस अचानक आक्रमण से हिलने वाला नहीं था। कहा जाता है युद्ध तो हुआ, लेकिन इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की भीषण पराजय हुई। पराजय इतना भयानक, इतना विभत्स था कि चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य का सारा राजपाट छिन गया, सेना नष्ट भ्रष्ट हो गई और एक बार पुनः खानाबदोश जिंदगी प्रारंभ हो गई। इसमें एक बड़ी ही रोचक और इंटरेस्टिंग कथा आती है। कहा जाता है कि राजपाट, अचानक आक्रमण से जो राजपाट उनका छिन गया, हार हुई, उसी दौरान ये कहीं घूम रहे थे किसी जंगल में और कहा जाता है इस घूमने के दौरान, इस घुमक्कड़ खानाबदोश जिंदगी के दौरान ही कहा जाता है एक बुजुर्ग महिला के घर उन्होंने रात्रि विराम किया और इसी रात्रि विराम के दौरान कहा जाता है जब ये लोग, अभी नींद तो लग नहीं रही थी, ये लोग चंद्रगुप्त सो गए थे लेकिन चाणक्य जगे हुए थे। रात्रि में उस बुजुर्ग महिला का पुत्र आया और महिला ने उस पुत्र को अपने खिचड़ी दिया गरम गरम और कहा जाता है कि वह पुत्र जो उस महिला का जो लड़का था वो खिचड़ी को बीच से ही खाने लगा और हाथ जल गया। अब आप कथा देखिए कि वो महिला कह क्या रही है, वो बुजुर्ग महिला क्या सीख दे रही है।
वो महिला उस अपने पुत्र से कह रही, वाह लगता है तुम भी चंद्रगुप्त और चाणक्य की तरह ही हो, सीधे बीच से ही खाना प्रारंभ कर दे रहे हो। अरे किनारे से खिचड़ी हल्का कर करके खाओ, ठंडा कर करके खाओ, तब ना पूरी खिचड़ी खा पाओगे। तुम भी चंद्रगुप्त चाणक्य की तरह सीधे बीच पर ही आक्रमण कर दे रहे हो, सीधे केंद्रीय भाग पर आक्रमण कर दे रहे हो, तो क्या होगा, हार तो निश्चित होगा। चाणक्य जग रहे थे और उस बुजुर्ग की महिला का बात सुनकर वो अभिभूत हो गए कि वाह, एक इलिटरेट अनपढ़ महिला, एक अनपढ़ बुजुर्ग महिला, मैं दुनिया को पूरे सीख देता हूं, पूरे आचार्य बना हूं तक्षशिला का इतना नामी, और एक छोटा सा ज्ञान मैं समझ नहीं सका और ये बुजुर्ग महिला ने हमें ज्ञान दे दिया। इस बार चंद्रगुप्त और चाणक्य ने उस महिला के सीख से, भले ही उसने अनजानी सीख दी थी, उस बुजुर्ग एक पुनः सेना एकत्र किया और इस बार मगध के सीमांत प्रांतों को जीता। मगध के सीमांत प्रांतों किनारे से जीतते प्रारंभ करते हुए और तब जाके केंद्रीय भाग पर आक्रमण किया। और कहा जाता है कि इस बार आक्रमण में मगध की जनता ने भी चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की मदद की और इस बार भीषण युद्ध हुआ। और इस भीषण युद्ध में कहा जाता है कि धनानंद परास्त हुआ। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्नों में इस युद्ध का बड़ा ही अतिरंजित वर्णन मिलता है, ठीक है। और इसमें धनानंद परास्त हुआ। धनानंद की सत्ता को उखाड़ फेंक कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर एक नवीन साम्राज्य की स्थापना की। भारत के इतिहास में मौर्य साम्राज्य कहलाता है। कहा जाता है कि मगध की गद्दी पर बैठकर चंद्रगुप्त मौर्य ने एक ऐसे विशाल साम्राज्य की स्थापना की जिसकी पश्चिमी सीमाएं ईरान को टच कर गई। शायद भारत में ऐसा साम्राज्य स्थापित नहीं हुआ जिसकी सीमा ईरान तक टच कर जाती हूं। भले ही आप देख लीजिए, आप कहेंगे अकबर अफगानिस्तान था, अकबर तो दक्षिण तक कर्नाटक पहुंचा ही नहीं था। आप कहेंगे अंग्रेज वहां तक गए, अंग्रेज भी तो अफगानिस्तान में बार बार अंग्रेजों को हार का सामना करना पड़ा। द्वितीय अफगान युद्ध में तो अंग्रेजों की लुटिया ही लुट गई। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने उस जमाने में जब संचार की इतनी कमी थी, उस जमाने में चंद्रगुप्त मौर्य ने इतने विशाल साम्राज्य की स्थापना की। यूनानी इतिहासकार प्लूटार्क लिखता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की गद्दी पर बैठकर 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला। चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला और उस पर अपना अधिकार कर लिया। आप इससे अंदाजा लगाएं कि उस जमाने में इतनी विशाल सेना एकत्र करके चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे भारत पर एक छत्र, यानी जिस अखंड भारत की संकल्पना चाणक्य के मन में चल रही थी, उसको अगर किसी ने साकार किया भारत के धरती पर, तो वो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चिमी भारत पर विजय का जो अभिलेख मिलता है वो शक शासक रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। और इस जूनागढ़ अभिलेख से यह भी पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का सौराष्ट्र प्रांत का जो राज्यपाल था वो पुष्यगुप्त वैश्य था। देखिए एक बात आपको बताएं, ये इतिहास निर्माण का काल है। आपको लग रहा है कि छोटे छोटे अभिलेखों को बात मैं क्यों कर रहा हूं? ये इतिहास निर्माण का काल, इसकी जानकारियां हमारे पास बहुत कम है, इसलिए छोटी जानकारी भी बड़ा काम करेगी, हमारे लिए बड़े महत्व की रखती है। अब आप कहेंगे कि पूरे भारत पर कब्जा किया तो हम पश्चिमी भारत के विजय की बात क्यों करें? क्योंकि पश्चिमी भारत एक महत्वपूर्ण इलाका था, वो सीमांत इलाका था। तो सीमांत इलाका तक शासन बहुत कम लोगों का होता था। तो सीमांत इलाका का शासन को के बारे में अगर देखा जाए, अगर चंद्रगुप्त मौर्य के सीमांत इलाका में, तो वो शक शासक जो बाद में आया उसके जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि वहां तक का इलाका चंद्रगुप्त मौर्य के ही अंडर में था। और सौराष्ट्र प्रांत का जो राज्यपाल था वो पुष्यगुप्त वैश्य था, जिसने वहां सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। एक बात यहां आपको मैं बता दूं, सुदर्शन झील भारत के प्राचीन इतिहास की सबसे चर्चित झील है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, उसके गवर्नर, उसके प्रांतपति पुष्यगुप्त वैश्य ने। दक्षिण विजय की सूचना मिलती है आहनामूर और मुरनानुरु। आहनामूर और मुरनानुरु ये दो
तमिल ग्रंथ हैं, इन तमिल ग्रंथों में भी चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण विजय का अभिलेख की जानकारी मिलती है। अशोक के अभिलेख भी इस बात को सिद्ध करते हैं, जिनका दक्षिण भारत में मिला है, कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासन दक्षिण भारत तक था। यानी मगध की गद्दी पर बैठकर चंद्रगुप्त मौर्य ने उस साम्राज्य की स्थापना की। ऐतिहासिक भारत में, आद्य ऐतिहासिक भारत की बात मैं नहीं कर रहा हूं, ऐतिहासिक भारत में, जिसके लिए कहा जा सकता है न भूतो न भविष्यति, न भूतकाल में, ऐतिहासिक काल में इतना बड़ा साम्राज्य बना और न भविष्य में इतना बड़ा साम्राज्य बना। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गद्दी पर बैठने के बाद, इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना करने के बाद, चंद्रगुप्त मौर्य को एक भीषण आक्रमण का सामना करना पड़ा, और वह आक्रमण कोई नहीं था, सिकंदर का सेनापति सेलुकस। सिकंदर की मृत्यु के बाद जब उसके उत्तराधिकारी के रूप में सेलुकस गद्दी पर बैठा, कहा जाता कि जो उसके साम्राज्य का जो इलाका था, बाकी इलाका अफगानिस्तान और वो ईरान वाला इलाका, उसका जो प्रांतपति, उसका जो शासक बना वो सेलुकस बना। सेलुकस यह जानता था कि हमारे स्वामी सिकंदर का जो भारत अभियान था वो अधूरा रहा। भले ही सिकंदर को विश्व विजेता कहा जाए, लेकिन सिकंदर भारत का कुछ परसेंट भी जीत नहीं पाया। विशाल नंद वंश के विरुद्ध सिकंदर की सेनाएं तलवार उठाने के लिए तैयार नहीं हुई, तो उसको विश्व विजेता कहां से कह दिया जाता। किसी दिन मैं सिकंदर की वीरता, जो तथाकथित वीरता नहीं, तथाकथित वीरता है, अलेक्जेंडर द ग्रेट कहा जाता है, उसकी जो वास्तविक कहानी है आपके समक्ष जरूर लाऊंगा। निश्चय ही आपको बताने का प्रयत्न करूंगा कि कैसे लोग सिकंदर को विश्व विजेता कहते हैं। ठीक है, खैर, सेलुकस एक विशाल सेना लेकर भारत पर पुनः रौंदने के लिए, जैसे लग रहा था कि उसके स्वामी ने जैसे पश्चिमोत्तर भारत को रौंद दिया था, इस बार मैं पश्चिमोत्तर को तो रौंदूंगा ही, साथ में मध्य और पूर्वी भारत को रौंद कर पूरे भारत पर अपनी सत्ता स्थापित करूंगा। शायद सेलुकस यह भूल गया कि वर्तमान भारत चंद्रगुप्त मौर्य वाला, सिकंदर वाला भारत नहीं है। इस समय समस्त भारत पर एक छत्र चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का शासन है। सेलुकस एक विशाल सेना लेकर मदांध होता हुआ जैसे ही पश्चिमोत्तर भारत तक पहुंचा, चंद्रगुप्त मौर्य की सेनाएं उसको रास्ते में ही रोकी। भीषण युद्ध हुआ और इस भीषण युद्ध में सेलुकस बुरी तरीके से परास्त हुआ। इतनी बुरी तरीके से परास्त हुआ, अर्कोसिया, एरिया, पेरिपसनाई, जेड्रोसिया, लगभग पूरा अफगानिस्तान सेलुकस को देना पड़ा। यहां तक कि अपनी पुत्री दिवंतियां तो ये भी बताती हैं कि हार के बाद सेलुकस को अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करना पड़ा, जैसा कि हार के बाद पहले होता था। शायद सेलुकस यह भूल गया कि इस समय भारत पर चक्रवर्ती, अखिल भारतीय, दुनिया के सबसे शक्तिशाली सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का शासन है, और उसे भीषण पराजय का सामना करना पड़ा। पराजय के बाद कहा यह भी जाता है कि 500 भारतीय हाथी चंद्रगुप्त मौर्य ने उपहार भी दिए, जैसा कि भारतीय संस्कृति है, हमारे वहां किया जाता है, हम लोग तो सहिष्णु होते ही हैं। हार के पश्चात सेलुकस ने अपना एक राजदूत भेजा जिसका नाम था मेगस्थनीज, किसके दरबार में, चंद्रगुप्त दरबार में वह भारत रहा, और उसने इंडिका नामक ग्रंथ भी लिखा। कहा यह जाता है कि मगध की गद्दी पर बैठकर चंद्रगुप्त मौर्य ने एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की, और उस कल्याणकारी राज्य की तुलना अर्थशास्त्र में जिस संकल्पना को चाणक्य ने कल्पित किया है कि एक राजा कैसा होना चाहिए, एक कल्याणकारी शासक को कैसा होना चाहिए, इसकी पूरी का उन्होंने वर्णन किया है कि शासन कैसा होना चाहिए। एक शासक का कल्याणकारी होना चाहिए, जनता का सहायक होना चाहिए, जनता के लिए समर्थक होना चाहिए। उस शासन व्यवस्था की जो संकल्पना थी उसको चंद्रगुप्त मौर्य ने वास्तविक धरातल पर उतार दिया, और अर्थशास्त्र में वर्णित प्रजा सुखम सुखम राज्ञा प्रजानाम च हिते हितम नामत प्रियम हितम राज्ञा प्रजानाम तु प्रियम हितम, अर्थात
प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, प्रजा के भलाई में ही राजा की भलाई है। राजा को जो प्रिय लगे वह हितकर नहीं है, अपितु जो प्रजा को प्रिय लगे वह हितकर है। एक राज्य की संकल्पना, एक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना, यह जो अर्थशास्त्र में वर्णित है, निश्चय ही चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको साकार धरातल पर उतार दिया था। एक महानायक, विजेता, कल्याणकारी राजा, भारत का मुक्तिदाता और भारत के पहले चक्रवर्ती सम्राट के रूप में चंद्रगुप्त ने भारतीय इतिहास को अभिभूत कर दिया। निश्चय ही भारतीय इतिहास के, भारतीय प्राचीन इतिहास के गगन मंडल के वे सूर्य थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। निश्चय ही हमारे इतिहासकारों ने, भले ही हमारे आने वाले इतिहासकारों ने चंद्रगुप्त मौर्य से बहुत ज्यादा महत्व अशोक को दे दिया हो, लेकिन मेरा मानना है चंद्रगुप्त मौर्य ही ने उस साम्राज्य की स्थापना की जिस पर अशोक और उसका बौद्ध धर्म आगे बढ़ सका। ठीक है, ये कथा पूरी मैंने आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया। और निश्चय ही किसी दिन भी ये मेंस में भी प्रश्न आ सकता है कि निश्चय ही परिस्थितियों ने चंद्रगुप्त मौर्य को साधारण से चक्रवर्ती सम्राट बना दिया, पूरी कथा आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, इस प्रकार से भारत के एक चक्रवर्ती सम्राट की पूरी कथा मैंने आपको सुनाया। कहा यह भी जाता है कि जीवन के अंतिम चरण में जब चंद्रगुप्त मौर्य के मगध में एक भीषण अकाल पड़ा और उन्होंने अपनी पूरी शक्ति उसमें लगा दी, लेकिन वो अकाल को समाप्त करने में सक्षम नहीं हो पाए, संभव नहीं हो पाया। यही कारण है, इसका उत्तरदायित्व उन्होंने स्वयं पर लिया और यह इस आदर्शवादी शासक ने इस पूरे अकाल की जिम्मेदारी स्वयं पर ली और पद त्याग कर दिया। दुनिया के इतिहास में इतने बड़े साम्राज्य को केवल इसलिए छोड़ दिया जाए कि हम अपने दायित्वों को निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा एग्जाम्पल पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। और पद त्याग कर कहा यह जाता है कि उन्होंने जैन धर्म ग्रहण कर लिया और जैन धर्म, भद्रबाहु जो जैन आचार्य थे उनके नेतृत्व में जैन धर्म ग्रहण कर लिया और कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में उन्होंने कया क्लेश, भूखे प्यासे, बताइए एक सम्राट और इतना बड़ा सम्राट, दुनिया का सबसे बड़ा सम्राट, और भूखे प्यासे उन्होंने अपना प्राण त्याग कर दिया। इस प्रकार भारत के एक महानतम कल्याणकारी शासक का इस प्रकार से अंतिम गमन हुआ। ठीक है, इस प्रकार से मैंने पूरी कहानी आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बता दी। इसके बाद हम लोग पुनः एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।